हमने अपनी कल की क्लास में सेक्शन 160 तक पढ़ा था, जिसमें पर्टिकुलरली सेक्शन 141, 143 एंड 146 इन्हें हमने पढ़ा था, जो कि किससे रिलेट 141, 143 एंड 149 इन्हें हमने पढ़ा था, जो कि किससे रिलेट कर रहे थे, अनलॉफुल असेंबली से। इसके बाद में हमने 146 और 147 पढ़े थे, जो किससे रिलेट कर रहे थे आपके, और 159 और 160 पढ़ा था अफ्रेज से रिलेटेड। फाइन। आज के जो हमारे पर्टिकुलर सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन 186, 188, 191 एंड 192। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना समय बर्बाद किए। जो पर्टिकुलर सेक्शंस मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, उन सेक्शंस को आप पूरे कंसंट्रेशन से नोट्स बनाते जाएं, आप उनको रिपीट करते जाएं आफ्टर द क्लास। और जो सेक्शंस मैं बीच में छोड़ता जा रहा हूँ, उन्हें भी आप क्या करेंगे, रीड करें, और अगर कोई डाउट राइज होता है तो पूछें। सेक्शन 186 ये डील करता है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है और उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म होने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपने पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, पर्सनल प्राइवेट वर्क नहीं, पब्लिक फंक्शंस अगर वो परफॉर्म कर रहा है और उसके ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करने में ऑब्स्ट्रक्ट करना, हर्डल क्रिएट करना, उसे उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करना, तो वो सेक्शन 186 में डील होता है। whoever voluntarily obstructs, वर्ड वॉलेंटरीली है, इसका मतलब अगर भूलवश हो जाता है तो इसमें कवर नहीं होगा, बट whoever voluntarily obstructs any public servant, इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अपने किसी नेबर को और को अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं वो इसमें कवर नहीं होगा। ये बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट की, और वो पब्लिक सर्वेंट भी जब अपने पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा था, पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा था, तब shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months। तो 3 महीने तक का उसको कारावास हो सकता है, और विद फाइन which may extend to 500 रुपीज, या फिर 500 रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और विद बोथ। तो ये है, एक छोटा सा ऑफेंस है, ज्यादा कोई गंभीर नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इसमें से, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंटली बताया। सेक्शन 186, ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। कोई भी अपने पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, उसके पब्लिक फंक्शंस के परफॉर्म होने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, हर्डल क्रिएट करना, बाधा उत्पन्न करना। कोई पुलिस ऑफिसर है, वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए आया है, और हम उसको बीच में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, उसको उसका काम नहीं करने दे रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पर्सन है, वो इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाना चाह रहा है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं लगाने दे रहे। किसी भी तरह के पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है कर कोई पर्सन, और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाता है, तो सेक्शन 186 में वो आएगा, जिसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है पर्सन को, और 3 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट विद फाइन अप टू ₹500 इस पर लेवी किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन में आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत कॉमन है इन दिनों, पर्टिकुलरली इन दिनों वो काफी कॉमन रहा है। अगर लॉकडाउन की सिचुएशन है, या लॉकडाउन नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, नाइट लॉकडाउन है, और ऐसे में कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अनाउंस कर रहा है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें, और उसके अनाउंसमेंट के बावजूद, उसके इंस्ट्रक्शन के बावजूद, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने घर से बाहर निकलता है, यानी कि उसके जो इंस्ट्रक्शन है, किसके, पब्लिक सर्वेंट के इंस्ट्रक्शंस का अगर डिसओबे करता है, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है सेक्शन 188 के अंडर में। सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी क्या प्रोविजन बताता है, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमulgated बाय द पब्लिक सर्वेंट। जब कोई एक लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, कोई ऑर्डर देता है और उसका अगर डिसओबीडियंस होता है, उसकी अगर अवहेलना की जाती है, तो सेक्शन 188 के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order। बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं। पहली बात तो ये कि जो पर्सन ऐसा कर रहा है, उसे पता होना चाहिए कि ऐसे ऑर्डर दिए जा चुके हैं और मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब कोई पर्सन है, अलग अलग सिटीज में नाइट लॉकडाउन का टाइमिंग भी डिफरेंट होता है, आप सबको पता ही है, वो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से
वहाँ के अलग अलग सिटीज का नाइट लॉकडाउन वगैरह का टाइमिंग भी डिफरेंट चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजंस हैं। कोई पर्सन ट्रेन में आया है और उसको उस सिटी का अगर ध्यान नहीं था और इमीडिएटली अगर पब्लिक सर्वेंट ने उसको जब आके कहा और उसने फॉलो कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना उसको अचानक से कह देंगे कि आपको पता होना चाहिए था, वो नहीं। तो whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो पब्लिक सर्वेंट ऐसे कोई ऑर्डर्स दे रहा है, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसके पास में ऐसे इंस्ट्रक्शंस और पावर देने के पावर होनी चाहिए। ही मस्ट बी लॉफुली एम्पावर्ड, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अपने राठौड़ी में ही और लोगों को परेशान कर रहा है। द पब्लिक सर्वेंट इज लॉफुली एम्पावर्ड टू प्रोमिलगेट सच ऑर्डर, ही इज डायरेक्टेड टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट और टू टेक सर्टेन ऑर्डर with certain property in his possession or under his management disobeys such direction। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी पर्सन उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके ऑर्डर्स को डिसओबे करता है तो उस पर्सन के ऊपर क्या होगा, shall if such disobedience, कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance और इंजरी। ऐसा डिसोबीडियंस, ऐसी आदेश की अवहेलना या तो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करता है, अनोइंस करता है, इंजरी कॉज करता है, या फिर रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनोइंस और इंजरी कॉज करता है टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है, आइदर डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो पर्सन ऑर्डर्स को डिसओबे कर रहा है उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। कितना? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month, 1 महीने तक का साधारण कारावास उसे दिया जा सकता है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज, या फिर 200 रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है, और विद बोथ फाइन फर्दर। एंड इफ सच डिसओबीडियंस, लेकिन अगर ऐसा कोई डिसओबीडियंस, अभी तो क्या बात थी, डिसओबीडियंस ने अगर ऑब्स्ट्रक्शन, अनोइंस या इंजरी क्रिएट किया है या फिर ऐसा कोई रिस्क क्रिएट किया है तो पनिशमेंट था सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month। लेकिन अगर पर्सन का जो डिसओबीडियंस था उसकी वजह से, इफ सच डिसओबीडियंस कॉजेज व्हाट और टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, उसका जो डिसओबीडियंस है वो डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी अगर कॉज कर रहा है, और कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ राइट और अफ्रे। अब राइट और अफ्रे को हमने कल पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। तो राइट या अफ्रे कॉज कर रहा है, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ या हेल्थ और सेफ्टी कॉज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो पनिशमेंट होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अगेन जो इम्प्रिजनमेंट है वो दोनों तरह का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसका ऑफेंस बड़ा वाला हो गया। एंड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। तो जहां पे सिंपली ऑब्स्ट्रक्शन, अनोइंस या इंजरी कॉज कर रहा था वहां तो 1 month तक का इम्प्रिजनमेंट था, लेकिन अगर डिसओबीडियंस से डेंजर टू ह्यूमन लाइफ कॉज हो जाता है, हेल्थ और सेफ्टी को डेंजर क्रिएट हो जाता है, कोई राइट या अफरे होने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन के, ऐसे ऑर्डर के डिसओबीडियंस में 6 months तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है। सिंपल भी हो सकता है बट रिग्रेस भी हो सकता है। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, it is not necessary that the offender should intend to produce the harm। अब हो सकता है पर्सन बोले भाई हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। आप तो हमेशा बोलते हैं क्रिमिनल एक्ट होने के लिए इंटेंशन का होना, मेंस रिया का होना बहुत जरूरी है। तो हमारा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम ह्यूमन लाइफ को डेंजर कॉज करें, हम कोरोना स्प्रेड करना का हमारा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हम तो विदाउट इंटेंशन निकले थे घर से बाहर। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू प्रोड्यूस हार्म और कंटेम्पलेट हिज डिसओबीडियंस एज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म। तो उसका जो इंटेंशन है वो ऐसा कोई हार्म कॉज करने वाला हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। इट इज सफिशिएंट दैट ही नोज ऑफ द ऑर्डर विच ही डिसओबेज। वो जो ऑर्डर डिसओबे कर रहा है उस ऑर्डर के बारे में उसको जानकारी होना ये सफिशिएंट है। अब वो जानकारी
होने के बाद में अनइंटेंशनल या कोई भी ऐसे एक्ट्स करता है तो वो चीजें उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगी, उसके डिफेंस उसे नहीं मिलेगा। ये था सेक्शन 188। दोबारा से बता देता हूँ, सेक्शन 186 में हमने क्या देखा, किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में हर्डल क्रिएट करना। और सेक्शन 188 ने बताया कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऑर्डर देता है तो उसे डिसओबे करना। तो ये सेक्शन दोनों हमने देखे। अब आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 191 की तरफ। सेक्शन 191 जो कि डील करता है ऑफ द गिविंग फॉल्स एविडेंसेस और ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। अगर कोई पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन ओथ झूठी गवाही देता है या फिर झूठे साक्ष्य प्रेजेंट करता है तो क्या उसको कुछ नहीं किया जाए? बिल्कुल, सेक्शन 191 का चार्ज उस पर लगाया जा सकता है और उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 191 डील्स विद गिविंग फॉल्स एविडेंस। देखिए, झूठा साक्ष्य देना और झूठा साक्ष्य गढ़ना ये दो अलग अलग बातें हैं। सिर्फ सिंपली आके और हमने एक फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट कर दिया तो वो तो सेक्शन 191 में आएगा। लेकिन अगर हम झूठे साक्ष्य बना रहे हैं, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम किसी जगह पे जाके और वहां पे से साक्ष्य को मिटा के और वहां पे दूसरे नए साक्ष्य बना रहे हैं, तो वो आ जाता है फिर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में। तो यहाँ पे हम सेक्शन 191 में क्या पढ़ रहे हैं? गिविंग फॉल्स एविडेंस। हमने किया, बनाया कुछ नहीं है, हमने जो बात रियलिटी थी या जो हमारी नॉलेज में था उस नॉलेज को छुपा के हमने कुछ दूसरी बात बता दी है। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में क्या करते हैं, हम जाके और चीजों को बनाते हैं, उनको जो रियल चीज है उसको मिटा के, साक्ष्यों को मिटा के और वहां पे नकली साक्ष्य बना देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 191 को सबसे पहले देखते हैं। whoever being legally bound by oath, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एविडेंस देने वाला पर्सन है, अगर उसे ओथ दिलाई जाती है, ऑन ओथ अगर वो एविडेंस दे रहा है, or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement, ऐसा पर्सन जो कि बाउंड बाय ओथ था, सच बोलने के लिए, होता है ना, मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, इस तरह का। हालांकि कोर्ट में वो गीता वगैरह वाला सिस्टम अपने नहीं है, एफिडेविट लिया जाता है और एफिडेविट के में ये लिखा, एफिडेविट के साथ में शपथ पत्र लिया जाता है। एफिडेविट को शपथ पत्र कहा जाता है और उसी के ऊपर उसको होता है कि मैं जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ, दीज आर ट्रू एंड फेयर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये एक जो वर्ड लिख देते हैं ना, ये बहुत सफिशिएंट होता है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी मेरी जानकारी के अनुसार मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ साक्ष्य वो सही है। अब रियलिटी में कुछ चेंज हो तो मेरी जानकारी में ये बात नहीं थी। तो द स्टेटमेंट्स एंड द फैक्ट्स व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग हियर आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इस तरह का एफिडेविट दिया जाता है। तो ये बात आती है कि एक पर्सन जो कि लीगली बाउंड बाय ओथ था, जिसने ऐसा एफिडेविट दिया था, मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, जो कि गलत है, एंड विच इज आइदर नोज, विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, या फिर वो जानता है या फिर ये विश्वास करता है कि ये झूठा साक्ष्य है। पहली बात तो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत है, और दूसरा साथ के साथ वो खुद भी ये बात जानता है। अगर मान लीजिए उसने कोई एक साक्ष्य दिया, उसने कोई एक एविडेंस दिया है, वो झूठा है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता है, वो गुड फेथ में अगर ऐसा कर रहा है, ही डज नॉट बिलीव इट टू बी फॉल्स, वो जो कर रहा है वो अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंगली दे रहा है और उसके नॉलेज में तो ये था कि ये बात सही बोल रहा हूँ मैं, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे बात क्या लिखी, यहाँ पे वर्ड जो ऐड किया उसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पे वर्ड ऐड किया गया एंड। तो पहली बात तो एक पर्सन जिसने कि झूठा एविडेंस प्रेजेंट किया, एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, जो कि जानते हुए या फिर विश्वास करते हुए कि वो झूठा है। अगर वो ये बात नहीं जानता था तो फिर उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाएंगे, लेकिन झूठा साक्ष्य एविडेंस देने के साथ साथ वो जानकारी भी रखता था कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, जबकि वो लीगली बाउंड बाय ओथ था टू प्रेजेंट द ट्रुथ, he is said to give a false evidence। तो ऐसी सिचुएशन वाले पर्सन को क्या कहा जाएगा, is said to give
फॉल्स एविडेंस, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा कि उसने झूठा साक्ष्य दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज, यानी कि अगर मौखिक रूप से दिया जाता है तो भी वो 191 में आ जाएगा, लिखित रूप से दिया जाता है तो भी 191 में आ जाएगा, अगर कोई मीन्स इशारों की तरह से जेस्चर बना के दिया जाता है, कोई पर्सन है, हो सकता है डेफ एंड डम हो, पर्सन बोलने की शक्ति नहीं रखता है, तो अगर इशारों से देता है तो भी उसको इस सेक्शन में कवर कर लेंगे। यानी एविडेंस किसी भी तरीके से दिया गया हो, अगर वो फॉल्स था और इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को थी जो एविडेंस दे रहा था, तो 191 में उसे कवर करेंगे गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन अटेस्टिंग इज। अटेस्टिंग क्या होता है? अटेस्टिंग ये होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह को अटेस्ट करवाते हैं ना कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ट्रू कॉपी है, कई बार फोटो स्टेट को अटेस्ट करवाया जाता है ओरिजिनल कॉपी दिखा के। सो अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ द पर्सन अटेस्टिंग इज within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, as well as stating that he knows a thing which he does not know. तो सिर्फ यहाँ पे फॉल्स एविडेंस देना ही नहीं, बल्कि अगर कोई पर्सन ऐसा कोई अटेस्ट करता है, ऐसा कोई साइन करता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये बात सच है, जबकि वो मन में ही जानता था कि ये सच नहीं है, या फिर उसको नॉलेज में नहीं था। क्या लिख रहा है वो? मैं जो कुछ बोलूंगा सही बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी जानकारी के अनुसार मैं सब सच बोल रहा हूँ। द फैक्ट्स स्टेटेड हेयर आर बेस्ट ऑफ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आर ट्रू। उसको तो नॉलेज में ही नहीं है, जब नॉलेज में नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आर ट्रू? जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ, जहाँ पे जो एविडेंसेस थे वहां पे वो पर्सन ही प्रेजेंट नहीं था, उस पर्सन की नॉलेज में वो वहां पे कहीं दूर दूर तक कोरिलेट ही नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आके वो कोई एविडेंस दे रहा है तो उसको भी माना जाएगा कि वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, बिना जानकारी के अगर कुछ दे रहा है अंदाजे से, बस वकील साहब उसको सिखा के पढ़ा के लिया है कि भी आपको ऐसा ऐसा बोल देना है, आके उसने बोल दिया, तो वो भी क्या आएगा, वो फॉल्स एविडेंस की कैटेगरी में ही फॉल होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि भी ये तो झूठ थोड़ी बोल रहा है, इसको तो पता नहीं था। नहीं पता तो बोलने के लिए जबरदस्ती थोड़ी ना कहा था, सिर्फ बोलने के लिए तो उसी को कहा जा रहा है जिसको उस फैक्ट की नॉलेज है। तो ये था सेक्शन 191, क्या बता रहा है कि फॉल्स गिविंग फॉल्स एविडेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, वो पनिशमेंट हम देखेंगे सेक्शन 193 में। उससे पहले हम देखेंगे सेक्शन 192, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गणना, बनाना झूठा साक्ष्य। हमने सेक्शन 191 में तो झूठा साक्ष्य सिर्फ दिया था, लेकिन यहाँ पे तो हम खुद बना रहे हैं, झूठे साक्ष्य क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो whoever causes any circumstances, ऐसी circumstances क्रिएट कर रहा है बंदा। whoever causes any circumstances to exist, कैसी circumstances क्रिएट कर रहा है? whoever causes any circumstances to exist or makes any false entry in the books or record or electronic record or makes any document or electronic record containing a false statement। तो आप बुक्स ही याद रख लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। मैंने बताया भी था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कुछ उसने मैनिपुलेशन कर दिया, पर्सन के लिए लिख दी 5,000 लेने थे 50,000 लिख दिए उसमें, इस तरह से। So whoever causes any circumstance to exist or makes any false entry in any book or record, intending that such circumstance, false entry or false statement। अब उसका इंटेंशन भी होना चाहिए ऐसा, और किस तरह का इंटेंशन होना चाहिए कि ये उसने या तो क्या किया है, कोई ऐसी सर्कमस्टांस क्रिएट की है, या फिर किसी रिकॉर्ड या फिर बुक्स में कोई एंट्री ऐसी की है, किस इंटेंशन से की है। उसका इंटेंशन है मे अपीयर इन एविडेंस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और उसका इंटेंशन क्या है कि ये ऐसे जो फॉल्स एंट्री की गई है, ये जो सब किया गया, ये सब क्या है, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रेजेंट किया जाएगा, और इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ before a public servant as such or before an arbitrator, and that such circumstance, false entry or false statement so appearing in evidence may cause any person who is
who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है या फिर बुक्स में कोई एंट्री करता है, झूठी एंट्री करता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कोई ऐसी एंट्री करता है, और किस इंटेंशन से? इस इंटेंशन से कि ये सर्कमस्टांसेस, ये रिकॉर्ड्स और ये बुक्स एविडेंस के लिए यूज किया जाएगा किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने एज अ एविडेंस प्रेजेंट किया जाएगा। और इस एविडेंस के बेसिस पे, इन सर्कमस्टांस, फॉल्स एंट्री एंड फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाएगा या फिर पर्सन जो ओपिनियन फॉर्म करेगा, तो वो क्या हो गया? वो फिर फॉल्स, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब फॉल्स एंट्री के बेसिस पे, फॉल्स सर्कमस्टांस के बेसिस पे, फॉल्स रिकॉर्ड के बेसिस पे पर्सन ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, तो वो प्रिजुडिस हो रहा है किसी न किसी के साथ में, किसी एक पर्सन के साथ इनजस्टिस हो रहा है। कोई भी ऐसा एविडेंस जिसके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई ओपिनियन फॉर्म की जानी हो, ओपिनियन अपॉन द एविडेंस फॉर्म होनी हो, मैंने अंडरलाइन भी किया वर्ड, ओपिनियन अगर फॉर्म की जानी है, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन अपॉन द एविडेंस, ऐसे एविडेंस के ऊपर ओपिनियन फॉर्म की जानी थी। और वो एविडेंस क्या था? वो एविडेंस तो फैब्रिकेटेड था, सर्कमस्टांसेस कॉज की हुई थी, रियल नहीं थी बल्कि क्रिएट की हुई थी। टू एंटरटेन an erroneous opinion touching any point material to result of such proceeding is said to fabricate false evidence। तो ऐसा पर्सन क्या माना जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। अब कोई पर्सन अगर फॉल्स एविडेंस देता है, दैट इज सेक्शन 191, या फिर फॉल्स एविडेंस क्रिएट करता है, फैब्रिकेट करता है, सेक्शन 192, तो उसे पनिशमेंट कितना दिया जाए, ये बात करता है सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो देखें कितना देते हैं। whoever intentionally gives false evidence, ठीक है, सेक्शन 191 आ गया इसमें। तो in any of a judicial proceeding or fabricates false evidence, या फिर false evidence fabricate करता है, सेक्शन 192, for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। देख रहे हैं आपके कितना संगीन ऑफेंस हो गया ये, may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अच्छा चलिए आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मेरे माइंड में अचानक से क्वेश्चन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक्शन 186 को पढ़ा था, सेक्शन 188 को पढ़ा था। सेक्शन 186 में कितना पनिशमेंट था? 3 मंथ्स तक, आई थिंक, है ना। एक बार मैं वापस स्क्रॉल अप करता हूं उसको। सेक्शन 186 हमने पढ़ा था। सेक्शन 186 में यानी कि किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी फंक्शंस को परफॉर्म करने में कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, तो 3 मंथ्स तक का, बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और सेक्शन 188 में क्या था? सेक्शन 188 में इम्प्रिजनमेंट था कि अगर सिंपली कोई रिस्क क्रिएट कर रहा है, अनोयंस क्रिएट कर रहा है, ऐसा सब था, तो 1 मंथ तक का, और यानी कि डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर वाले में। और अगर कोई पब्लिक हेल्थ वगैरह को क्रिएट कर रहा है, कोई किसी का ऐसा कोई लाइफ को डेंजर क्रिएट कर रहा है, कॉज कर रहा है, तो 2 ईयर्स तक का। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है, आप चैट बॉक्स में रेडी हो जाइए लिखने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनको कमेंट में लिखना आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन 186 का और सेक्शन 188 का जो ऑफेंस है, क्या ये सम्मन्स केस होगा या फिर ये वारंट केस होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। सेक्शन 186 जिसमें 3 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट है, सेक्शन 188 जिसमें 2 तरह के इम्प्रिजनमेंट दिए हैं, एक तो सिर्फ 1 मंथ का है और दूसरा वाला जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 ईयर्स तक का है ना। सेक्शन 188 डिसओबीडियंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, तो सेक्शन 188 बता रहा है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और इंजरी कॉज होता है तब तो 1 मंथ, और अगर कोई डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी होता है तो 2 ईयर्स तक का, नो सॉरी 6 मंथ्स तक का, नॉट 2 ईयर्स, 6 मंथ्स तक का। तो क्वेश्चन इतना सा है, सेक्शन 186 एंड सेक्शन 188 का जो ऑफेंस है, क्या ये सम्मन्स केस में डील होगा या वारंट केस में डील होगा? और सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों ने जो आंसर दिया एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, दैट्स रियली वेरी ग्रेट ऑफ यू। और मैं आंसर अभी बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे रिकॉर्डेड में, जिससे कि बाकी लोग जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखें वो कमेंट में उसको लिखें, तब पता चलेगा कि क्या सीआरपीसी को भी
ध्यान से सब लोग पढ़ रहे हैं या नहीं, है ना। चलिए हम सेक्शन 193 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 193 में क्या कहा, अगर फॉल्स एविडेंस दिया है या फिर फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया है तो पनिशमेंट कितना मिल सकेगा, 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट मिल सकेगा। और साथ में क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है साथ में, एंड शैल बी लाइबल विद फाइन, लाइबल टू फाइन, यानी कि यहाँ पे और विद फाइन करके छोड़ा नहीं। जहाँ पे और विद फाइन लिखा है ना, वहां पे तो कई बार ये होता है कि वकील साहब काफी उसको फोर्स करते हैं तो सिंपली फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन जहां पे लिख दिया एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, इसका मतलब इम्प्रिजनमेंट तो देना ही देना है, फाइन भी लगाओ साथ में तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाओ इम्प्रिजनमेंट तो देना ही देना है, शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। आगे बढ़ते हैं। एंड हुएवर इंटेंशनली गिव्स false evidence, intentionally gives or fabricate false evidence in any other case shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। यानी कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी ने फॉल्स एविडेंस दिया है या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किया है तो 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट है। अदर केसेस में, अदर सिचुएशंस में, आइदर अदर जो सिचुएशंस बताई गई थी उसमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, पब्लिक सर्वेंट, वो सारी जो अदर आ रही थी उसमें अगर करता है तो 3 ईयर्स तक का। जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर करता है, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ था 193 के पार्ट फर्स्ट में, फर्स्ट पैराग्राफ में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर फॉल्स एविडेंस दिया या फैब्रिकेट किया तो 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट। अगर अदर कोई केस है तो उसमें 3 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ये था सेक्शन 193। आई होप जो 4 सेक्शन आज हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आए होंगे। सेक्शन 186, 188, 191 एंड 191, 192 एंड 193, 5 सेक्शंस। जल्दी से 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, इनको भी हम देख ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 says that a trial before a court martial is a judicial proceeding। जो कोर्ट मार्शल ट्रायल है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में काउंट किया जा रहा है, ठीक है। वैसे जो हमें एविडेंस एक्ट में मिलेगा तो वहां पे उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट मार्शल को जुडिशियल प्रोसीडिंग काउंट किया जाएगा। फिर आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ preliminary to a proceeding before a court of justice। इन्वेस्टिगेशन लिखा है, डायरेक्टेड बाय लॉ preliminary to the proceeding before the court of justice। कोर्ट में जो केस आया उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, is a stage of judicial proceeding though that investigation may not be take place before the court of justice। जबकि वो कोर्ट में नहीं चल रहा है फिर भी उसको भी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, सिंपल से है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 और दे रखा है, इसको और देख लेते हैं। An investigation directed by a court of justice according to law and conducted under the authority of court of justice is a stage of judicial proceeding। उसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। तो आई होप ये जो हमने सेक्शंस आज डिस्कस किए ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और कोई डाउट अगर अराइज होता है तो ग्रुप